हेलो एवरीवन, दिस सर सिद्धार्थ। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था और अबाउट 70% बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया। उसका रीज़न क्या है? उसका एक ही रीज़न है कि आपने जो मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ऐसा क्या था? प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जो जितने भी कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अब कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? काफ़ी होते हैं, जैसे लेटर है, ओएम है, नोटिफिकेशन है, रेजुलेशन है, ऑफिस ऑर्डर है, डेमी ऑफिशियल लेटर है, या फिर मान लो रेजुलेशन है, आईडी नोट है, और भी बहुत कुछ होते हैं। ये जो कम्युनिकेशंस है, इनको सिर्फ क्वेश्चंस देख के कैसे पहचानें? और जो 70% बच्चों ने इसको गलत ही प्रेडिक्ट किया था कि ये बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। इसके ऑफिशियल फॉर्मेट से लेके एवरी फॉर्मेट वी विल डिस्कस कि क्या क्या एक्सप्लेनेशन होगी, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या पर्पस होता है, क्या क्या हम जो है उनके हम कह सकते हैं कंटेंट में क्या क्या प्रोवाइड करवाया जा सकता है, क्या क्या कितनी कितनी लाइन में होगी, कैसे पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे, कैसे एंड करेंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कस। जैसे आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियो देखने के बाद काफ़ी बच्चों के मेरे पास ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो। तो ऐसे ही आपका ये वीडियो जो कि ऑफिस मेमोरेंडम से रिलेटेड है, शॉर्ट रखूँगा और 100% आपको काम आएगा। ऑफिस मेमोरेंडम का मैं अकेला इसलिए लाया हूँ कि हो सकता है कि रिपीट कर दिया जाए। कि इस बार लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू योर ऑफिस मेमोरेंडम। और ऑफिस मेमोरेंडम इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जाओगे तो ऑफिस मेमोरेंडम सबसे ज़्यादा रिलीज किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन आफ्टर हम कंसेप्ट को देखेंगे। A communication has been received in एम्स न्यू दिल्ली। एम्स न्यू दिल्ली में कम्युनिकेशन आया है फ्रॉम ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटिंग अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, वहाँ से। कन्वेइंग क्लैरिफिकेशन एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन इन सर्टेन सर्विस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। और वो कुछ मैसेज कन्वे करना चाहती है दैट इज रिलेटेड टू योर क्लैरिफिकेशन एज वेल एज पार्शियल मॉडिफिकेशन, कुछ चेंज करना चाहते हैं। द कम्युनिकेशन रिलेट्स टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज प्रोविजन गवर्निंग पे फिक्सेशन। तो गवर्निंग पे फिक्सेशन है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जो नया रिवीजन हो गया है, या प्रोबेशन कंडीशन में चेंज करना होगा, या एडमिसिबिलिटी ऑफ पास सर्विस बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। या उन्होंने क्या क्या बोला देखो, एक तो जो भी रिवाइज जो रिवीजन है, प्रोविज़न है, जैसे 8th पे कमीशन से 9th पे कमीशन लग रहा है, या प्रोवेशन पीरियड में कुछ चेंज करने के लिए बता रहा होगा, या फिर पास्ट सर्विस को काउंट करने से रिलेटेड, जैसे पे प्रोटेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इससे रिलेटेड। द इंस्ट्रक्शन आर स्टेटेड टू बी एप्लीकेबल टू ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस फॉलोइंग सेंट्रल सिविल सर्विस रूल एंड रिक्वायर केयरफुल एग्जाम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये ऐसे बोले हैं कि ये जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है वो ऑटोनोमस बॉडी पे भी लागू होंगे। ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले इसका पूरी तरीके से एग्जामिनेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सी सी एस रूल। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। क्योंकि आप जो एक लेवल के एग्जाम दे रहे हो वो AO लेवल के है, डबल AO लेवल के हैं, ठीक है, SO लेवल के हो, ASO लेवल के हो, सेक्शन ऑफिसर्स, ये लेवल के पर्सन से आपसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल कर, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना। एज द चेंज में हैव फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन। ये कहाँ काम आएगा देखना, फाइनेंशियल भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन भी है। द मैटर नीड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रोप्रिएट डायरेक्शन आफ्टर ऑब्टेनिंग इनपुट्स फ्रॉम ऑल कंसर्न। तो ये जो मैटर है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने रखा जाएगा। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनसे उनके इनपुट लेने के बाद में एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, आप एम्स न्यू दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, ड्राफ्ट है फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टू प्रोसेस द मैटर अप्रोप्रिएटली इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑफिशियल ड्राफ्टिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो आपको एक ड्राफ्ट करना कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन था मैंने आपको दिया था, आपने गलत किया था। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, आपको ये पता चल गया या तो यहाँ पे लेटर बनेगा या फिर मेमोरेंडम बनेगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दो चीज़ों की, इनके अलावा
अभी तक जो मैंने पढ़ा है, क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन और रेजुलेशन बनेगा? देखो मैंने पहले बताया था, नोटिफिकेशन रेजुलेशन में, नोटिफिकेशन में कोई रूल बनता है, न्यू इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, और वो पब्लिक को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी हो, पब्लिक को या कंसर्न डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी। रेजुलेशन में क्या होती है, स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है, इसमें ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं, ठीक है, इसमें डिसीजन नहीं लिए इसलिए अभी कमेटी बिठाई जाएगी। तो साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें कहीं पे भी ऐसा जिक्र नहीं है। नोटिफिकेशन रेजुलेशन का प्रीवियस वीडियो देख लो। लेटर में होता है, मेमोरेंडम में होता है। लेटर में मेमोरेंडम में क्या डिफरेंस होता है, पहले इनको जानो। देखो लेटर क्या होता है, मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लेटर किसके लिए यूज होता है। करस्पॉन्डेंस विद एंटाइटीज आउटसाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस सिस्टम्स। क्या इनसाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक चीज याद रखना, लेटर इंडिविजुअल पर्सन को भी भेजा जा सकता है, ठीक है, या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को भी भेजा जाता है, ये भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं। क्या नोटिफिकेशन इंडिविजुअल को भेजा जाएगा? इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को, सिर्फ इंडिविजुअल को एक कंडीशन में भेजा जा सकता है, वो है रिक्रूटमेंट के, रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट के बेसिस पे। किसी का अपॉइंटमेंट हो रहा ना तभी। क्या रेजुलेशन? नहीं, रेजुलेशन तो पूरी पब्लिक को पता, अक्खा पब्लिक को पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो किस किस को सेंड किया जाता है? ये स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पीएसयू, स्टेचुटरी बॉडी और पब्लिक। अब इसमें डिसीजन का नेचर क्या होता है? मे कन्वे डिसीजन और मे ओनली सीक सप्लाई इन्फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ डिसीजन को कन्वे करने के लिए होता है और इन्फॉर्मेशन को सप्लाई करने के लिए। क्या इसमें यहाँ पे है ऐसी बातें? बिल्कुल है। कन्वेइंग, कन्वेइंग क्लैरिफिकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं। तो क्या हम लेटर बना दें? अभी रुको। इसमें क्या क्या वर्ड होंगे? स्टेट गवर्नमेंट, यूपीएससी, रिक्वेस्टेड, इन्फॉर्म और डायरेक्टेड, ये वर्ड होंगे। क्या इसमें है? नहीं। कॉमन स्टूडेंट कन्फ्यूजन क्या है? वो ओवम का वेन द रिसिप्ट इज आउटसाइड गवर्नमेंट सिस्टम। कन्फ्यूजन यही होता है कि वो ओवम भी बना देते हैं जब आउटसाइड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे एग्जाम्पल दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फैमिली वेलफेयर राइट टू राजस्थान गवर्नमेंट अबाउट डेपुटेशन। डेपुटेशन से रिलेटेड अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स राजस्थान गवर्नमेंट को भेजती है तो वो लेटर में भेजेगी, ठीक है। अब ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है? कम्युनिकेटिंग डिसीजन, इंस्ट्रक्शन एंड क्लैरिफिकेशन इंटरनली। इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें सिर्फ क्लैरिफिकेशन की बात पूछी गई। डिसीजन पूछा गया है, ठीक है, कि सारे कंसर्न डिपार्टमेंट का इनपुट लो, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो। देन अपार्ट फ्रॉम, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन थे? बिल्कुल इंस्ट्रक्शन थे। कि इंस्ट्रक्शन क्या थे? कि सीसीएस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। तीसरी चीज़ देखिए, क्या क्लैरिफिकेशन था? बिल्कुल क्लैरिफाइड था, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें कंपाइल हो रही है, यानी कि ओवन बन सकता है। और भी बताऊंगा रीजन। अब इसमें क्या क्या होती है? मिनिस्ट्री अटैच्ड सबॉर्डिनेट ऑफिस। अब देखो, जो मिनिस्ट्री भेजी है वो अटैच और सबॉर्डिनेट ऑफिस को भेजिए, चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो तो बिल्कुल भेजिए। डिसीजन नॉर्मली ऑलरेडी टेकन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो सकता है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड और कंप्लीटेड, ये कुछ वर्ड दिखाई। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा वन बाई वन समझा देता हूँ। एक लेटर होता है ना, इसमें बात करते हैं कि इसमें लेटर क्यों नहीं हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम क्यों हुआ है। देखो समझो, जो लेटर होता है ना वो जनरली यूज फॉर 1-to-1 और एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस के लिए होता है। 1-to-1 और एक्सटर्नल करस्पॉन्डेंस के लिए होता है। जैसे सीकिंग इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, या रिप्लाइंग टू अदर अथॉरिटीज़, या कोई स्पेसिफिक केस को एड्रेस करना होता है। बस ये तीन कंडीशन, अगर आप उसको नहीं समझे, अगर इसको समझ लिए तो भी हो सकता है। इन द प्रेजेंट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो जो मैटर है दैट इज रिलेटेड टू द क्लैरिफिकेशन एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन। किस किस से रिलेटेड है? मैं पहले बताया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन। वो देख लो आप एक बार, कहाँ लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंग क्लैरिफिकेशन एंड पार्शियल मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ऑफ सर्विस रूल बाय अफेक्टिंग पे फिक्सेशन हो, प्रोबेशन हो, पास सर्विस हो, हैविंग फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन फॉर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। सच जनरल एंड ड्यूल बेस्ड इंस्ट्रक्शन है ना, ये ड्यूल बेस्ड और जनरल इंस्ट्रक्शन वो कभी भी एक लेटर के द्वारा इश्यू नहीं होते, क्योंकि जनरल रूल है, सभी डिपार्टमेंट में जाना जरूरी।
अब ऑफिस मेमोरेंडम क्यों हुआ? जो ऑफिस मेमोरेंडम में अगर हम बात करते हैं, जो ऑफिस मेमोरेंडम में होता है ना, ये एक्चुअली किसके काम आते हैं? इट इज़ यूज टू कन्वे योर पॉलिसी डिसीजन। क्या होती है? दैट इज पॉलिसी डिसीजन या क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरनल सर्विस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलेशन विद इन गवर्नमेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। समझ रहे हो ना? सिंस अगर इस केस की बात करें, इनपुट्स फ्रॉम कंसर्न सेक्शन एंड प्लेसमेंट बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये पूरी तरीके से क्या बनेगा? ऑफिस मेमोरेंडम मिलेगा। और यहाँ से भी आपको पता चल गया है। तो मैं आपको दो तरीके से बता दिया हूँ। ठीक ठीक है, ये याद रखना। इश्यूइंग सर्विस रूल चेंज थ्रू लेटर्स। ठीक है। ट्रेनिंग गाइडलाइंस फॉर एम्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, तो बिल्कुल किससे रिलेटेड होगा? ये क्या होगा आपके ओएम के थ्रू जाएगा। राइटिंग ऑफिस ऑर्डर इंस्टीट्यूट ओएम, ये भी लिख सकते हैं काफ़ी बच्चे। अब देखो मैं आपको बताऊँ, अगर आप सी एस एम ओ पी पढ़ोगे ना, सी एस एम ओ पी, तो उसका फॉर्मेट कुछ ऐसा दे के रखा है ऑफिस मेमोरेंडम। क्या वो फॉलो करना? बिल्कुल नहीं फॉलो करना। ये आपका एम्स का है। ठीक है। एम्स में आप देखोगे एक चीज़, सब्जेक्ट के बाद में स्टार आता है हमेशा। ऑफिस मेमोरेंडम में सब्जेक्ट के बाद में स्टार आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखो, दो तरीके से होते हैं। जो रेजुलेशन होता है, हमेशा याद रखो, जो रेजुलेशन होता है या ऑफिस मेमोरेंडम होता है, उसमें जो फाइल नंबर होती है ना, वो सबसे टॉप पे होती है, क्योंकि ये भी कंसर्न अटैच्ड ऑफिस में जाते हैं, अलग अलग ऑफिस में। ठीक है। और ये कन्वेंशन है, अटैच्ड ऑफिस में या सबऑर्डिनेट ऑफिस में भेजा जाता है। तो फाइल नंबर कैसे बनेगी आपको पता चलेगा, एस्टेब्लिशमेंट एम्स क्यों आया हमने प्रीवियस वीडियो में। सेम चीज़ होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले वो, फिर मिनिस्ट्री आती, फिर डिपार्टमेंट आता है। इस मिनिस्ट्री में आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार, ये कैपिटल होना चाहिए, पी, परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में क्या लिखोगे आप? इसमें लिखोगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का काम है, क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन इनके बारे में पूछेंगे। सेम चीज़ होगी, एक आपको लाइन स्किप यहाँ पे छोड़नी है, यहाँ पे भी आपको लाइन स्किप करनी है। न्यू दिल्ली डेटेड द 27 जनवरी 2026 लिख दी। कहीं पे कोमा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, कोमा कहीं पे भी नहीं आएगा आपकी ड्राफ्टिंग मीटिंग। फिर आप लिखिए ऑफिस मेमोरेंडम, एग्जाम में आपके ऑफिस मेमोरेंडम एज इट इज रखें। ठीक है। फिर सब्जेक्ट्स को यहीं से स्टार्ट कर दो। क्लैरिफिकेशन ऑन पे फिक्सेशंस, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है, आपका सब्जेक्ट सीधा सीधा पूछा है। कन्वेइंग आइडिया ऑफ क्लैरिफिकेशन एंड पार्शियल मॉडिफिकेशन सर्टेन रिलेटेड सर्विस, कम्युनिकेशन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिवाइस प्रोविजन गवर्निंग पे फिक्सेशन प्रोविजन कंडीशन एडमिशन पास सर्विस। इसको एकदम शॉर्ट में बना दो कि आप जो कम्युनिकेशन भेज रहे हो वो किससे रिलेटेड है? वो क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है। किस पे फिक्सेशन पे, प्रोबेशन पे, पोस्ट सर्विस पे। और फिर आपको क्या करना है? एग्जामाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है। किसमें? इन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स में। अब यहाँ पे आप शुरुआत में रिगार्डिंग नहीं लिखे। ठीक है। तो लास्ट में, अगर आप, मैंने पहले बोला था रिगार्डिंग पहले शुरुआत में नहीं है तो लास्ट में। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे डेटेड आएगा या ओनली द आएगा। तो ये सब देखने से पहले ना प्रीवियस वीडियो देख लो। प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद में स्टार आएगा। याद रखना, ऑफिस मेमोरेंडम में स्टार, सब्जेक्ट के बाद में आपका स्टार आएगा। ठीक है। जो आपको मैं एम्स वाले में भी दिखा दिया, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में ही स्टार आएगा, जिसको कार्यालय ज्ञापन या ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। अब देखो ऑफिस मेमोरेंडम को स्टार्ट कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझना जरूरी है। शुरुआत से करना है, इंडेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है। शुरुआत में करेंगे। द अंडर साइन थर्ड पर्सन में लिखेंगे। ये कभी भी आई वी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है सभी ऑफिस को, और जो अथॉरिटी लिख रहा है उसको भी ऊपर वाली अथॉरिटी लिखती है। जैसे मान लो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो क्या मैं करूँगा? क्या ड्राफ्टिंग नहीं करूँगा, मेरा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है? द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू ए कम्युनिकेशंस, यहाँ तक हो गया।
अब स्टार्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं काफ़ी चीज़ें लेके आया हूँ आपके कि कैसे लिखना है। सबसे बेस्ट तरीका होता है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू, ठीक है, या जो मेरे पास रेफरेंस आया है दैट इज इनवाइटेड टू, अटेंशन इज इनवाइटेड टू। इसमें देखो ये एज ए पेसिव कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, डायरेक्ट इज डायरेक्टेड टू, इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे। तो मेरे हिसाब से या तो एक ये बेस्ट रहेगा या फिर ये बेस्ट रहेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस में क्या होती है, पहले आपको ओएम आया है, उस ओएम का जवाब देना है और उसके बाद में दूसरा ओएम बनाना है, ठीक है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, एक आईडी नोट में आपके जो डिपार्टमेंट है वो बार बार क्या कर रहा है, बार बार मिस्टेक कर रहा है, और उसके बाद में आपके पास में क्या बनाना था, फिर उसमें ओएम बनता। आईडी नोट में मिस्टेक हो रहा है, आईडी नोट आई और उसके बाद में ओएम आया। तो जब भी अगर दूसरा ओएम आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपके पास ओएम आया और उस ओएम का रिप्लाई करना है ओएम के बेसिस पे, तो आप ये लिखोगे इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम, जो इस तारीख को डेट हुआ था, और वो लिख दो इतने तारीख को आया था, उससे रिलेटेड दैट इज परटेंस टू दिस पर्टिकुलर थिंग। या फिर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं तो आप सब्जेक्ट में क्या मेंशन किए हो उसको ही रिफरेंस कर सकते हो विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। मैं इसको यहाँ से ग्रीन में कर रहा हूँ, वो किस लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मेमोरेंडम कब यूज करना है, व्हेन ऑलरेडी कोई दूसरा कम्युनिकेशन आ चुका है आपके पास, ठीक है, या आपके पास में ऑलरेडी है, या फिर कुछ आप सिर्फ क्लेरिफाइड कर रहे हो, तो इट हैज हेयर बाई क्लेरिफाई दैट, ठीक है। या फिर मिनिस्ट्री को कोई रिप्रेजेंटेशन देना था तो द मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 से 5 आपको मैंने कर दिए, आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप स्टार्ट में क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप 3 से 4 लाइन में क्या करोगे, बैकग्राउंड बताओगे। बैकग्राउंड में क्या होगा कि अगर कोई पहले से रेफरेंस लाइन है आपके पास, मैंने पहले बोला था कि ये रेफरेंस टू अर्लियर का कम्युनिकेशन कौन से मैटर में करेगा, इस मैटर में। इसको मैं एक और बार हाईलाइट कर देता हूँ, इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम, ठीक है। फिर ये ओएम क्यों इशू किया गया है, तो इसमें पहले में हमेशा पहली सेंटेंस में वाई होना चाहिए। वाई में क्या होगा, बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड डिस्कस करोगे कि आपके पास ऐसा ऐसा वो बनाना है, कि क्लैरिफिकेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना है किससे रिलेटेड, आपके पेंशन डिपार्टमेंट में करना है सीसीएस रूल के अकॉर्डिंग। दूसरा हमेशा सब्सटेंस आता है। सब्सटेंस में क्या आएगा, डिसीजन क्या लिया गया है, उसका क्लैरिफिकेशन क्या है और स्कोप क्या क्या हो सकती है। ये 3 से 5 लाइन में लिखने की कोशिश करना। फिर इम्प्लीमेंटेशन करोगे कि इस मैटर को कौन एग्जामाइन करेगा, कौन कौन सा एक्ट कौन एक्ट करेगा, और फाइनेंशियल एंगल्स क्या है, क्योंकि साफ साफ शब्दों में इस क्वेश्चन में लिखा गया है फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल्स, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर कौन सी अथॉरिटी अप्रूवल करेगी और उसके बाद में कंपिटेंट अथॉरिटी की। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करोगे, बैकग्राउंड में हमेशा वाई पे डिस्कस करोगे उसके रेफरेंस को लेके। फिर सब्सटेंस डालना है। सब्सटेंस में मैंने हमेशा दे दिया कि बीच का जो इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें आपने क्या डिसीजन लिया गया है, ठीक है, क्या क्लैरिफिकेशन है, कोई भी हो सकता है, डिसीजन हो या क्लैरिफिकेशन हो या क्या आपको स्कोप नजर आ रहा है। फिर सब्सटेंस के बाद में इम्प्लीमेंटेशन की कौन करेगा, टेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो आप कम्युनिकेशन सर्व कर रहे हो ना, इसको कौन तो एग्जामाइन करेगा, ठीक है, कौन इसके ऊपर फैसला लेगा, और इसका फाइनेंशियल एंगल भी अगर आपके पास है कुछ पॉइंट लिखने के लिए तो फाइनेंशियल एंगल हमेशा मेंशन करना, फाइनेंशियल एंगल कभी मत भूलना। देन लास्ट वाला आप क्या करोगे, अप्रूवल अथॉरिटी को भेज दोगे। तो बैकग्राउंड, सब्सटेंस, इम्प्लीमेंटेशन और अथॉरिटी। अब देखो पहले सेंटेंस में देखो आपने यहाँ पे रेफर कर दिया, जो मैंने बताया था आपको शुरुआत लाइन कैसे करनी। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू ए कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्रूटिंग अथॉरिटी। अब सबसे पहले आप बैकग्राउंड स्टार्ट कर दो यहाँ से कि अथॉरिटी से ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो का वो लिखना है, कन्वेइंग क्लैरिफिकेशन और पार्शियल मॉडिफिकेशन इन सर्टेन सर्विस रिलेटेड इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू पे फिक्सेशन
प्रोवेशन कंडीशन, एडमिसिबिलिटी ऑफ पास सर्विस बेनिफिट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिस अपॉइंटेड थ्रू डायरेक्ट रिकमेंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिखना है, सीधा सीधा उठाना है बैकग्राउंड। मैंने बोला था कन्विंग क्लैरिफिकेशन। ये जो लाइन दिखाई दे रही है, मैं इसको थोड़ा सा इससे करता हूँ स्काई ब्लू से, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये इम्प्लीमेंटेशन डिजायर्ड प्रीवियस पे फिक्सेशन पास सर्विस थ्रू गवर्नमेंट। बस इतना से लिखना है, लिख दी। ये पहले में हो गया बैकग्राउंड। अब मैंने बोला बैकग्राउंड के बाद में तुरंत कहाँ पे आना है आपको, सब्सटेंस पे। सब्सटेंस में क्या डिसीजन लिया जाएगा या क्या क्लैरिफिकेशन होगा, क्या स्कोप है। अब देखो दूसरी लाइन देखना अच्छे से, क्या है, छोटा छोटा रखना। इट इज बिन स्टेटेड। अब देखो ये सेकंड लाइन में हमेशा ये लिखना, इट हैज बीन स्टेटेड देयरिंग दैट। अब आपका क्या डिसीजन लिया गया, क्या क्लैरिफिकेशन लिया गया, उसको आप ये भी हमेशा पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में या पॉजिटिव जिसको बोलते हैं पैसिव और पैसिव कंस्ट्रक्शन या पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन में लिखोगे, जिसको पैसिव कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कि ये स्टेटेड किया गया है क्या, that the revised provision shall be applicable to all autonomous institutions following the central civil service rule. This instruction may therefore have financial as well as administrative implication। वो का वो चीज लिखा। फिर अब आप क्या करोगे कि वो चीज को कंटिन्यू रखोगे। इन व्यू ऑफ द अबव, किसके अबव, इन चीजों के अबव, द मैटर रिक्वायर्ड केयरफुल एग्जामिनेशन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, एग्जामिनेशन करवा दिए। इनपुट ऑफ ऑल कंसर्न डिविजन्स जरूरी है, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो या एस्टेब्लिशमेंट या फाइनेंशियल हो, आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन इन ऑर्डर टू असेस द इम्प्लीकेशन कॉम्प्रिहेंसिव। कर दिया। फोर्थ में क्या करोगे आप, अब आप रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करवा दिया। कौन एग्जामिन करेगा, सारे फाइनेंशियल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे, या जितने भी इंस्टीट्यूट्स कंसर्न है वो करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, सब्सटेंस लिख दिया। अब अथॉरिटी अप्रूवल और रिक्वेस्ट कौन कौन सी अथॉरिटी को करेंगे देखो। The competent authority is requested to accord direction as to whether and in what is manner the aforesaid clarification and modification are to be adopted by autonomous institutions such as AIIMS New Delhi after due examination of the relevant rules and financial implication। ये आपने क्या किया है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन सेलेक्ट। फाइनल में फिर आप क्या कर दोगे, रिक्वेस्ट कर दोगे कि दिस इश्यू फॉर प्लेसिंग द मैटर बिफोर द competent authority for appropriate consideration and orders, you always you have to write। ठीक है, यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट कर दिया जो कि आपके सब्सटेंस में है। तो ये 2 से 3 लाइन है, सब्सटेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ये सब्सटेंस प्लस इम्प्लीमेंटेशन हो गई। इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि सब्सटेंस पहले लिखो, इम्प्लीमेंटेशन बाद। जो लास्ट वाली लाइन है ये सबसे लास्ट में ऑलवेज आएगी। अब लास्ट में लाइन ये अगर याद है तो इट्स ओके, अगर अदरवाइज आप ये लिख सकते हो, ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंगली। ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हैं वो एक्शन लेवे। दिस मैन बी नोटेड फॉर इंफॉर्मेशन कंप्लायंसेज, necessary action may be taken as per rules, this issue with the approval of the competent authority, the issue for information and strict compliance, the matter may be examined accordingly, this may be brought to notice all concerned। तो इनमें से कोई भी तो जो भी सेंटेंस है जो आपको लग रहा है विल बी बेटर फॉर योर ओवन, तो आप लिख सकते हो, यहाँ से उठा के लिख दो, इज इट ओके। तो ये एक गिवन डायरेक्शन है, तो आपने लिख दिया। उसके बाद में ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी कंसर्न अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर्स, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर नहीं समझ आता तो मैंने पहले बोला था, टेलीफोन नंबर लिख दो, ईमेल नंबर। टेलीफोन नंबर कैसे लिखना है, ईमेल नंबर कैसे लिखना है, वी हैव टॉक अप इन प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। अब एक चीज़ है, इसमें हमेशा आप जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको सीधा सीधा क्या किया गया है, सबसे पहले सीधा सीधा बोला गया था क्वेश्चंस में, उसको तो रेफर करना ही करना है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये देखो, द मैटर नीड्स टू बी प्लेस्ड बिफोर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ अप्रोप्रिएट डायरेक्शन आफ्टर ऑब्टेनिंग इनपुट्स फ्रॉम ऑल कंसर्न। अब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली ड्राफ्टिंग फॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टू प्रेजेंट द मैटर अप्रोप्रिएटली इंश्योरिंग कंप्लायंस विद ऑफिशियल ड्राफ्टिंग। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, तो उसको तो भेजोगे टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ के हो, एम्स विभाग न्यू दिल्ली, ये आपने लिखा। तो ये टू तो आपको भेज करना ही करना है। अब एक और चीज़ है, अब अगर आप देखोगे तो आपके ऑफिशियल CSMOP में टू के बाद में कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा नहीं जाता।
लेकिन आप जितने भी ऑफिशियल मेमोरेंडम भेजा जाएगा ना, तो इन्फॉर्मेशन और एक्शन लेने के लिए अदर डिपार्टमेंट को भी कॉपी भेजा जाता है। तो इसमें भी हमेशा कॉपी ऑलवेज फॉर आल्सो प्रोवाइडेड फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन टू। किस किस को? डायरेक्टर को भेजोगे, किसके लिए? फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये मैं लिख रहा हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट ऑफिसर हमेशा लिखोगे, मैंने ये बोला था, ये तो रट के बैठे रहो। ये तो जहाँ पे भी पैसा आपको लगा कि पैसे की खर्ची होगी, क्योंकि रूल इंप्लीमेंट करने में पैसा खर्च होगा, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को एग्जामिन करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को क्यों भेजेंगे? क्योंकि आप सर्विस रूल से रिलेटेड कोई भी स्क्रूटनी कर रहे हो तो इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन आएगा। और एक गार्ड फाइल को भेज दो, गार्ड फाइल में पड़ी रहेगी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो दोबारा से अगर आपको पढ़ना हो कि ये एक्चुअली ऑफिस मेमोरेंडम क्या है, तो ऑफिस मेमोरेंडम एक फॉर्मल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन होता है जो कोई भी डिसीजन, इंस्ट्रक्शन और क्लैरिफिकेशन, पॉलिसीज और गाइडलाइंस, ये वर्ड भी दिख जाएंगे ना, इंस्ट्रक्शन, क्लैरिफिकेशन, पॉलिसीज और गाइडलाइंस, तो भी ऑफिस मेमोरेंडम बनेगा विद इन द गवर्नमेंट ऑफिस, अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड ऑटोनोमस बॉडी। ये याद रखना। इम्पर्सनल और ऑफिशियल होता है, पर्सनल नहीं होता। इशूड बाय मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इशू करती है। किस किस को भेजती है? सबऑर्डिनेट ऑफिस को, अटैच्ड ऑफिस को, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को और एम्प्लॉइज को। तो आपने देखा होगा क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड था, ऑफिशियल था, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने भेजा है, किस किस को भेजा है? सबऑर्डिनेट ऑफिस को भेजा है और ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट लाइक एम्स को भेजा है और अटैच्ड ऑफिस यानी उसके कंसर्न डिपार्टमेंट। टिपिकल सब्जेक्ट क्या क्या होंगे? पे फिक्सेशन, प्रमोशन, प्रोविजन, लीव रूल्स, पेंशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सर्विस कंडीशन। तो इसमें सर्विस सारी की सारी आ गई है एक ही क्वेश्चन में। टोन हमेशा डायरेक्टिव और रेगुलेटरी होगी, मतलब इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर दैट, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, इट इज़ बीन स्टेटेड दैट। समझ रहे हो? तो आपको क्या, इट हैज़ बीन डिसाइडेड या कंप्यूटेड हैज़ अप्रूव्ड, क्लैरिफिकेशन इज इशूड, ऑल कंसर्न आर इन्फॉर्म। तो ये इस तरह से हमेशा याद रखो। ओ एम क्यू यूज होगा पहले, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट डिसीजन को सर्कुलेट करना है या कोई रूल्स को क्लैरिफाई करना है, क्यों? कोई डाउट हो गवर्नमेंट को, तो भी आप वो इशू कर सकते हो। या फिर मान लो कि आपको कोई यूनिफॉर्म प्रैक्टिस चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो? वो जारी कर सकते हो। या आपका पे और अलाउंस में कुछ अफेक्ट होगा, तो फाइनेंशियल ऑर्डर निकालने के लिए कर सकते हो। क्या हम फाइनेंशियल ऑर्डर में क्या हम ऑफिस ऑर्डर नहीं डाल सकते, या जो ऑर्डर नहीं लिख सकते? इसके पीछे इसका भी डिफरेंस जब मैं आपको ऑर्डर पढ़ाऊंगा तब को समझाऊंगा कि इसमें फाइनेंशियल ऑर्डर कब ऑफिस मेमोरेंडम में आएगा और कब ऑर्डर में आएगा, ये याद रखना। इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के दिया हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट तक बने रहो। रिकॉर्ड्स, ऑफकोर्स कोई भी ऑफिशियल ट्रेल बनानी है आपको, तो रिकॉर्ड्स के लिए, कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए भी आप OM जारी कर सकते हो। कोई ऑडिट रेफरेंस है, जैसे इंस्पेक्शन से रिलेटेड, जिसमें इंस्पेक्शन जरूरी है तो भी, या फिर किसी भी चीज़ को वाइड सर्कुलेट करना है, तो बहुत सारे ऑफिस में लागू होती है। ऑथोरिटी शो अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो दिस इज हाउ एक हमारे पास ऑफिस मेमोरेंडम तैयार हो गया है। ऑफिस मेमोरेंडम क्यों बना आपके, मैं अच्छे से, आई होप कि आपको समझ आ चुका है। लेटर क्यों नहीं बना वो भी आपको समझा दिया मैंने। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूज होता है, ठीक है, तो उसका भी ईच पैराग्राफ के बेसिस पे, और अलग अलग पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है, क्योंकि पहले पैराग्राफ में आप ये लिखोगे कि किसने कम्युनिकेशन भेजा, अबाउट व्हाट, व्हाई ओम इज इशूड। सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे, व्हाट इज क्लैरिफाइड या व्हाट इज मॉडिफिकेशंस, समझ रहे हो, और कौन इससे इफेक्ट होगा। तीसरे में क्या लिखोगे? तीसरे में आप लिखोगे फाइनेंशियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन लिखोगे, कौन सा सेक्शन इसको एग्जामिन करेगा। फोर्थ में क्या करोगे? अप्रूवल कर दोगे कंपिटेंट अथॉरिटी प्लान्स को। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया है। तो पहले पहले बता दूं, पहले पैराग्राफ में हमेशा याद रखना बैकग्राउंड के बारे में बात होगी। किसके बारे में होगी? बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, सेकंड में सब्सटेंस के बारे में, तीसरे में इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक मतलब एक वे है किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना। और हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि एक लाइव ले आऊँ सेशन। अभी तो सुबह हो रही है, तो लाइव सेशन में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपके स्किल से रिलेटेड है, और हम लाइव में आपके डाउट्स भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट ज़रूर करना भाई।